तो गाइस आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 15 के बारे में। और पिछले पार्ट में हमने देखी थी शॉन्गजुन की बैक स्टोरी, जो कि पर्सनली मुझे पीटीजे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा सैड बैक स्टोरी लगी थी किसी कैरेक्टर की। खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब शॉन्गजुन अपनी सारी कहानी हॉबिन को बता देता है। इतने में ही उनके बगल में वो हिटमैन आ जाता है जो शॉन्गजुन को मारने आया है। वो शॉन्गजुन को तो निपटाएगा ही, लेकिन उसकी गन हॉबिन के ऊपर होती है अभी, क्योंकि हॉबिन एक आई विटनेस होने वाला है शॉन्गजुन के निपटने का। लेकिन शॉन्गजुन उसको कहता है, अगर तूने बच्चे को कुछ करा तो मैं तुझे मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। क्या तू सच में इस बच्चे को मारने की सोच रहा है, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता? क्या तुझे लगता है जिस भगवान को तू मानता है वो ऐसे होंगे? जहाँ तक मुझे पता है तेरा भगवान कभी बच्चों को नहीं मारेगा, इसलिए उसे जाने दे। वो सिर्फ एक बच्चा है, क्योंकि मैं तेरे भगवान के पास जाके उन्हें सब कुछ बताऊंगा। ये सुन के हॉबिन के आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं लेते और हिटमैन 244 को कॉल करके कहता है, हेलो बॉस, मेरा काम पूरा हो चुका है। जहाँ तक किसी आई विटनेस की बात है तो यहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं है। जी हाँ, वॉर आई ओनी अब नहीं रहा। यानी कि हिटमैन ने इंसानियत के नाते हॉबिन को छोड़ दिया है और शॉन्गजुन एक स्माइल के साथ इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाई जाती है वो दुनिया जो शॉन्गजुन चाहता था। शायद मरने से पहले शॉन्गजुन ने खुद को ऐसा इमेजिन करा है, जहाँ पे शॉन्गजुन एक पॉलिटिशियन बन चुका है। उसके सामने उसके काफी सारे सब्सक्राइबर्स उसको सुनने आ रखे हैं, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसके सामने बैठे हैं और उसकी पुरानी गैंग के बंदे उसको चीयर अप कर रहे हैं। इन सब ने ही शॉन्गजुन को इलेक्शंस में वोट देके जिताया है, इसलिए शॉन्गजुन इन सब का शुक्रिया करता है और कहता है, मैंने जितने भी वादे करे थे मैं सब पूरे करूंगा। काफी सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी और को कोई तकलीफ हो। मैं जानता हूँ मुझ जैसे एक पुराने याकुजा मेंबर के लिए कहना सही नहीं, लेकिन अब हमें सारी गलत चीजों के ऊपर रोक लगानी होगी। किसी को तो इसके खिलाफ कदम उठाना होगा, अज्ञात मौतें और किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना। मैं शॉन्गजुन बेग इन सारी चीजों को ठीक करूंगा ताकि लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अफसोस ये सारी बातें रियलिटी नहीं बन पाई। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं शॉन्गजुन के फ्यूनरल का सीन, जहाँ पे ज्यादा लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ इक्के दुक्के लोग आए हैं। लेकिन एक हरामखोर यूट्यूबर भी यहाँ पे आ जाता है जो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने लगता है। मतलब किसी के मरने को भी इसने कंटेंट बना दिया है। ये हरामी लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी ऑडियंस को कहता है, कैसे हो सब लोग, शॉन्गजुन की फ्यूनरल की स्ट्रीम में आपका स्वागत है। यहाँ पे और भी यूट्यूबर्स आए हैं मेरी तरह, तो ठीक है चलो इंटरव्यू करना स्टार्ट करते हैं। इसकी स्ट्रीम में लोग बोल रहे होते हैं, आखिर एक क्रिमिनल के फ्यूनरल में यूट्यूबर्स क्यों आए हैं? लेकिन अचानक से ही इस छपरी के सामने हॉबिन आके इसको कहता है, कैमरा बंद कर, किसी के फ्यूनरल में ये करना सही नहीं है। लेकिन क्यों साले, तेरे कहने से मैं क्यों बंद कर दूंगा? हॉबिन गुस्से में कहता है, मैंने कहा लाइव स्ट्रीम बंद कर। सामने वाले यूट्यूबर को पता है अगर उसने लाइव स्ट्रीम बंद नहीं करी तो हॉबिन उसको बहुत मारेगा, इसलिए चुपचाप से वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अंदर से तो उसको भी पता है हॉबिन एक अच्छा फाइटर बन चुका है। लेकिन इसके कमेंट सेक्शन में बात चल रही होती है कि हॉबिन ने ही इस फ्यूनरल का सारा काम देखा है, जो कि अपने आप में ही लोगों के लिए थोड़ी सी अजीब बात होती है कि हॉबिन ने ऐसे क्रिमिनल का साथ क्यों दिया उसके फ्यूनरल में। शॉन्गजुन के फ्यूनरल में तो उसकी फैमिली का भी कोई नहीं आया था, वैसे भी उसकी फैमिली का कोई है ही नहीं। हॉबिन अपने मन में कहता है, ये सब कुछ काफी ज्यादा दुख भरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है जिसने शॉन्गजुन को मारा था। वैसे तो शॉन्गजुन का खून हुआ था, लेकिन न्यूज में ये बातें चल रही होती हैं, जब शॉन्गजुन को पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो वो खुद को निपटा देता है। लेकिन सच तो हॉबिन ही जानता है क्या है। ये सारी फेक न्यूज भी 244 ने चलाई है, यानी कि जिन्हो ने। फ्यूनरल के बाद हॉबिन बाहर एक बेंच में आके बैठता है बहुत ही उदासी में। उसे समझ नहीं आता आखिर अब वो क्या करे। इतने में ही उसके पास रूमी आके उसको कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक से सोए नहीं है ना? फ्यूनरल में आने वाले सारे लोगों को भी तुम्हें ग्रीट करना था। नहीं रूमी, मैं ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? ग्याल ने कहा है वो बस आ रही है। स्नैपर को डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन टेहुन और मांगी अब भी हॉस्पिटल में है। लेकिन हॉबिन, तुम्हारे साथ तो सब ठीक है ना? नहीं, मुझे लगता है मुझे बाथरूम जाना होगा। अरे गधे, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे पास अब बोलने के लिए और कुछ नहीं बचा, मुझे बस आगे बढ़ना होगा। ये कह के हॉबिन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्हो को, जो की असल में शॉन्गजुन का कातिल है, जो खुद से अपने आप के लिए कॉफी बनाता है जो कड़वी बनती है हर बार से। लेकिन टेसनजू जो अभी उससे कॉल पे बात कर रहा है, उसे अपनी ड्रिंक काफी ज्यादा स्वीट लग रही होती है। टेसनजू खुश है क्योंकि शॉन्गजुन निपट चुका है, इसलिए वो जिन्हो को कहता है, अब शॉन्गजुन की जगह पे तू किसको लेके आएगा? क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और हमें कोई चाहिए जो शॉन्गजुन की जगह ले, जिस वजह से हमारे लिए फंड्स रेज हो सके। जिन्हो कहता है, तो तुम किसी और को अगला शॉन्गजुन बेग बनाना चाहते हो, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास पहले से ही कोई है जो शॉन्गजुन बेग की जगह लेगा। ऑब्वियसली इसका इशारा हॉबिन की तरफ है। और अगले ही सीन में हम हॉबिन और इसकी मीटिंग का सीन देखते हैं। जिन्हो जैसे ही हॉबिन से मिलने आता है तो कहता है, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार करवाया? हॉबिन इसको बैठने की जगह देते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी यहाँ अभी पहुँचा हूँ, प्लीज सर यहाँ पे आके बैठिए, मैंने सीट ही आपके लिए तैयार करी है।
ओह शुक्रिया, वैसे तेरा एटीट्यूड मेरे लिए काफी बदल चुका है। हाँ वो इसलिए, मैं सच बताता हूँ क्योंकि मुझे भी शोंगजुन की जितना पैसा कमाना है। शोंगजुन काफी अमीर हुआ था सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैं भी वैसा ही करना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे जो भी काम दोगे मैं उसे काफी अच्छे से करूंगा। अच्छा तो तू पैसे कमाना चाहता है, ऐसी बात है तो तुझे इसके लिए कुछ करना होगा। क्या सच में? मुझे बताओ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले मैं तुझे वो बताऊं, लेकिन मैंने सुना था शोंगजुन तेरी कंपनी हेडक्वार्टर में आया था। क्या वहाँ पे आके उसने तेरा दोस्त बन के तुझसे कुछ बात करी थी और तुझे कुछ बताया था? ऑब्वियसली जिन्हो को ये शक है कहीं शोंगजुन ने इसको कुछ बताया तो नहीं, लेकिन हॉबिन अजीब सा मुंह बना के साफ मना कर देता है ऐसा नहीं है। इसके जवाब में जिन्हो कहता है, अच्छा सच में? लेकिन वो तू ही था ना जिसने उसके पूरे फ्यूनरल का ध्यान रखा था। अगर उसने दोस्त की तरह तुझसे बात नहीं करी थी तो तूने वो क्यों करा? मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे लगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे सब्सक्राइबर से गालियां पड़ेंगी, क्योंकि मैं ही वो था जिसने शोंगजुन को कॉल आउट करा था। अगर मैं आखिरी बार फ्यूनरल में उसकी मदद तक ना करता तो इससे मुझे लोगों की हेट जरूर मिलती। इससे सच में ऑडियंस हॉबिन को काफी काइंड पर्सन बोल रही होती है कमेंट्स में। हॉबिन जिन्हो को और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए कहता है, जो भी हो, लोग एक याकुजा जो कि एक क्रिमिनल था उसके मरने पे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है जब वो हमारे कंपनी हेडक्वार्टर में आया था तो उसने क्या करा? उसकी वजह से मांगी की एक बार दोबारा सर्जरी हुई है। टेहुन हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। जब मैं अपने दोस्तों की उन इंजरीज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे शोंगजुन के ऊपर बहुत ज्यादा। ठीक है हॉबिन, चला आप मिलके काम करते हैं। हाँ मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इसके बाद रात हो जाती है, बाहर का मौसम काफी खराब हो चुका है और हॉबिन अपनी कंपनी पहुँचता है। स्नैपर उससे कहता है तेरी 244 के साथ मीटिंग कैसी रही और अब तू आगे क्या करने वाला है? हॉबिन कहता है, तुझे क्या लगता है अब मैं आगे क्या करूंगा? इसके बाद हम दोबारा से एक पास्ट का सीन देखते हैं जब शोंगजुन मर रहा था और हॉबिन को एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है, हॉबिन जिन्हो तुझसे एक सवाल जरूर पूछेगा कि क्या हम दोनों ने एक दूसरे से एक दोस्त की तरह बात करी थी या फिर नहीं, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल मत बताना और ना ही तुम्हें मेरे फ्यूनरल में आने की जरूरत है। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसे तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो हॉबिन, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल के जा रहा हूँ। मतलब भाई का पास्ट इतना ज्यादा सैड है कि मरते हुए भी उसे किसी को बोलना पड़ रहा है मेरे फ्यूनरल में मत आना। और ये सुन के हॉबिन के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते जो बारिश के साथ मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे हॉबिन के हाथ में वो पेन ड्राइव है जो शोंगजुन ने उसको दी थी और अपनी कंपनी के सारे लोगों को कहता है, तुम सबके सब तैयार हो है ना? ये इन्फॉर्मेशन शोंगजुन पीछे छोड़ गया है जो हम जिन्हो के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अब हम जिन्हो का भांडा फोड़ने की शुरुआत करेंगे। हॉबिन बैठ के अपने सारे बंदों को बताता है ये पेन ड्राइव जो हॉबिन के पास है वो उसे शोंगजुन ने दी थी। दरअसल शोंगजुन ने खुद को मारा नहीं है, सच कुछ और है। ये सुन के स्नैपर लोग हैरान होते हैं। रूमी कहती है न्यूज में तो यही आ रहा है कि शोंगजुन ने खुद को मारा है। हॉबिन कहता है न्यूज में वो सब कुछ इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई चाहता है वैसा। वो सारी खबरें झूठी है क्योंकि शोंगजुन के मरने से पहले मैं उससे मिला था। ये सुन के स्नैपर लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हॉबिन कहता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम सबको सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद हॉबिन वो सारी बातें बताता है कि शोंगजुन के साथ क्या हुआ था। स्नैपर तो वो सुन के सब कुछ डर ही जाता है, इसलिए कहता है तो इसका मतलब 244 नहीं, मेरा मतलब जिन्हो ने शोंगजुन को मारा है और एक फॉरेनर ने उसको गोली मारी थी और तुम वहाँ पे मरने से बचे थे। लेकिन हम लोग कोरिया में है, यहाँ कोई किसी को ऐसे मार कैसे बच कैसे सकता है? और तुम मुझे कह रहे हो तुम किसी ऐसे को कॉल आउट करने की सोच रहे हो जो किसी को ऐसे मार सकता है, उसके अंदर इतना दम है। यॉल कहती है ये सब सुन के ऐसा लगता है वो इंसान एक अलग ही लेवल पे है। क्या तुम सच में किसी ऐसे इंसान को टारगेट कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम गोलियों से बच सकते हो? हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ, आखिर तू इतने खतरनाक इंसान से छेड़ क्यों ले रहा है? क्या तू उससे शोंगजुन की मौत का बदला लेना चाहता है? लेकिन तू भूल गया शोंगजुन ने हम सब के साथ क्या करा था। उसने टेहुन और योनवू के साथ जो करा था उस वजह से वो हॉस्पिटल के बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं। उसने तो मांगी के साथ भी काफी ज्यादा गलत करा था, तुझे उसके लिए बदला नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसने जो कहा टेहुन और योनवू हॉस्पिटल से उठ भी नहीं पा रहे हैं बेड से। इसके अगले सीन में हम देखते हैं टेहुन तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और हॉस्पिटल में घूम रहा है मस्त करके। मांगी भी अब ठीक है, उसे नींद आ रही है, सो रहा है भाई। लेकिन हॉबिन स्नैपर को कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? आखिर मैं बदला लेने के लिए जिन्हो को टारगेट क्यों करूंगा? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बुरे काम करे हैं और लोगों को उसके बुरे कामों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे भी मेरा चैनल इसी के बारे में तो है ना। लेकिन हॉबिन मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मान भी लेते हैं कि हम उसको टारगेट करेंगे, लेकिन उस जैसे बंदे का तो आखिर बिगाड़ ही क्या पाएगा? रूमी ग्योल की नाक साफ करते हुए कहती है तुमने ही बताया था ना जिन्हो ने मीडिया को भी कंट्रोल करा था झूठी खबर फैला के, और एक पॉलिटिशियन भी है जो खुफिया तौर से उसे सपोर्ट करता है। ऐसे में तुम किसी ऐसे इंसान को कैसे हरा पाओगे? हॉबिन
हॉबिन कहता है हमें उसके खिलाफ और ज्यादा एविडेंस इकट्ठे करने होंगे। जिन्हो को नहीं पता कि मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए अब से मैं कोशिश करूंगा जिन्हो के और ज्यादा नजदीक आने की। यानी कि हॉबिन जिन्हो से दोस्ती की एक्टिंग करने की सोच रहा है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन का घर, जहाँ वो एक्सरसाइज वगैरह काफी ज्यादा जम के करता है और अब तक उसने काफी सारी फाइट्स भी लड़ ली है। लेकिन शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है सच में ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। आखिर अब तक मेरी कोई मसल्स ग्रो क्यों नहीं हुई? मैं अच्छा खाना खाता हूँ और रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, शायद मेरा बॉडी टाइप मसल्स बिल्ड करने के लिए सही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। मैंने बोल तो दिया है कि मैं जिन्हो को टारगेट करूंगा, लेकिन क्या मैं सच में उसका कुछ बिगाड़ भी पाऊंगा? मुझे ताकतवर बनना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास सैम डैक है। इसलिए हॉबिन दोबारा से यूट्यूब में सैम डैक का चैनल खोलता है ताकि वो फाइनल एपिसोड देख सके फाइटिंग टेक्निक के और ज्यादा ताकतवर बन सके। लेकिन वो सारी वीडियो छान मारता है और वो सारी वीडियो वो पहले ही देख चुका है और जिस फाइनल एपिसोड को वो ढूंढ रहा है वो तो सैम डैक ने अपलोड ही नहीं करा और जो उसने अपलोड करा था हॉबिन उसे चाट के अपने अंदर पहले ही उतार चुका है। इसलिए हॉबिन हैरान होकर कहता है क्या यहाँ पे कोई फाइनल एपिसोड नहीं है? आखिर उसने वो अपलोड क्यों नहीं करा? यहाँ चैनल पे उनका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकूं। मैं सैम डैक के बिना एक बेटर फाइटर नहीं बन पाऊंगा। इसलिए अगले दिन हॉबिन स्नैपर को बोलता है स्कूल में जिन्हो को टारगेट करने का आइडिया वो ड्रॉप कर रहा है। स्नैपर कहता है क्या तू बोल रहा है अब तू उसे कॉल आउट नहीं करेगा? लेकिन तूने ही तो बोला था बुरे लोगों को एक्सपोज करना तेरा काम है। स्नैपर हॉबिन से यही बातें बोले जा रहा होता है और हॉबिन अपने मन में ये सोच रहा होता है आखिर वो ताकतवर कैसे बनेगा और बिना ताकतवर बने वो जिन्हो को नहीं हरा सकता। इतने में ही इन दोनों के सामने मुनशोंग आ जाता है जिसे हॉबिन बहुत ही खुश होकर कहता है हे मुनशोंग, काफी समय बाद मिल रहे हो, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? हम कुछ स्नैक्स वगैरह लेने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आओगे? लेकिन मुनशोंग को याद आता है हॉबिन तो वही बंदा है जिसे बोमी पसंद करती है, लेकिन बोमी हमेशा से मुनशोंग का क्रश रही है। इसलिए कहीं ना कहीं मुनशोंग को इस चीज का बुरा तो लगा है, इसलिए वो हॉबिन के साथ नहीं जाता, यहाँ से बस निकल जाता है और कहता है क्या स्नैक्स? लेकिन मुझे नहीं चाहिए। हॉबिन को लगता है मुनशोंग आज थोड़ा रूठा रूठा सा लग रहा है। स्नैपर कहता है नहीं भाई वो तो ऐसा ही रहता है हमेशा। लेकिन मुनशोंग एक एमएमए फाइटर है, इससे हॉबिन को याद आता है वो एमएमए भी तो कर सकता है। वो किसी जिम में जाके एमएमए के लेसन्स लेगा और ताकतवर बन जाएगा। इसके अगले ही सीन में इसलिए हम एक जिम का सीन देखते हैं। हॉबिन थोड़ा नर्वसनेस के साथ यहाँ पे एंट्री लेता है। जिम के लौंडे हॉबिन को देखते ही पहचान जाते हैं, ये तो वायरल हिट चैनल वाला बंदा है। इन लौंडों को लगता है ये तो मुनशोंग को जानता है, क्या ये मुनशोंग से मिलने आया है इधर? लेकिन हॉबिन अपने मन में कहता है इन सबकी बॉडी कितनी खतरनाक है, इनको देख के डर लग रहा है। इतने में ही जिम का कोच देखता है जिम के कोने में इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा हुआ है, वहाँ पे कौन है? जैसे ही कोच को पता चलता है वायरल हिट चैनल वाला बंदा यहाँ पे आया है, कोच काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या वायरल हिट यहाँ पे आया है? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। कोच हॉबिन को पकड़ के हिलाते हुए कहता है वायरल हिट, तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन क्या तुम हमारे जिम को प्रमोट करोगे? और तुम क्या सीखना चाहते हो? स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग? चलो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ ये सब कुछ कैसा होता है। और कोच पंचिंग बैग में एक खतरनाक सा मुक्का मार के हॉबिन को दिखाता है, जो देख के हॉबिन खुश होता है और कोच कहता है जब मैं तुम्हारी वीडियो देख रहा था तो मैंने नोटिस करा तुम्हारी फॉर्म सब उतनी सही नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सच में मिलना चाहता था। लेकिन हॉबिन को तो इस बात की खुशी होती है अब उसे सैम डैक की वीडियो का फाइनल एपिसोड ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोच को देख के उसको लग रहा है वो यहाँ पे ताकतवर बन सकता है। लेकिन इतने में ही कोच हॉबिन के सामने अपनी इज्जत का मटिया पलेट कर देता है ये कह के लेकिन ध्यान रखना जब तुम अपने दुश्मन के कोई पंच मारोगे तो उसके सर के पीछे मत मारना। हॉबिन कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मतलब ये जो फाइट होती है एमएमए, इसमें दुश्मन के मतलब गलत हिस्सों में मारना अलाउड नहीं होता? कोच बताता है ऑब्वियसली ये रूल के खिलाफ होता है क्योंकि ऐसा करना काफी ज्यादा डेंजरस होता है। ऊपर से जो एमएमए के मैचेस होते हैं वहाँ पे रेफरी भी मौजूद होते हैं, अगर तुम वहाँ पे कुछ गलत करोगे तो वो तुम्हें देख लेंगे और डिस्क्वालीफाई कर देंगे। हॉबिन कहता है तो फिर अगर किसी एमएमए फाइटर के सामने उससे ज्यादा वेट क्लास वाला कोई इंसान आ गया वो उसे कैसे हराएगा? अपने से ज्यादा वेट क्लास वाले को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए तो एमएमए में सारे कंपटीशन वेट के हिसाब से होते हैं। तो क्या इसका मतलब एमएमए और फाइटिंग बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? ये बात कोच को थोड़ा हर्ट कर जाती है, इसलिए सीरियसली कहता है हॉबिन, क्या तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि एमएमए एक असली फाइटिंग नहीं होती? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ जिम में आते हैं। एक बार एक गैंगस्टर भी यहाँ जिम में आया था और कुछ ऐसे लोग भी जो सोच रहे थे वो जिम वालों से फाइट करके उनको हरा देंगे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है उन गैंगस्टर और जो लोग थे वो उनका क्या हुआ होगा? उनको मार मार के कुत्ता बनाया जिम वालों ने। लेकिन मैंने भी शायद उन्हीं लोगों की तरह फाइट सीखी है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा टीचर एक धोखेबाज है, वो जो भी है उसने तुम्हें असली फाइटिंग नहीं सिखाई। हॉबिन को याद आता है अब तक वो सैम डैक की वीडियोस के दम पे कितने सारे बंदों को पेल चुका है, इसलिए कोच को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मेरे टीचर फ्रॉड नहीं है,
उन्होंने मुझे कहा था MMA और रियल फाइट दो अलग चीज होती हैं। उन्होंने कहा था एक रिंग के अंदर जो फाइट होती है असल दुनिया उससे काफी अलग है। ये सुन के जिम के लॉन्डे हॉबिन के ऊपर हंसने लगते हैं, एक तरीके से उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। यानी कि उनके अंदर एक एथलीट की वो भावना है कि हम जो मेहनत करते हैं वो इसे मजाक लगता है। इसलिए एक बंदा रिंग के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ से कहता है हॉबिन को, ओए हॉबिन, अगर तू ऐसा सोचता है तो कैसा रहेगा, रिंग के अंदर दो दो हाथ हो जाए, इसके बाद तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बट इतने में ही लोगन ग्रासी की एंट्री यहाँ पे होती है और वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, ऐसी हरकतें मत करा करो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MMA और रियल फाइटिंग सच में अलग चीजें होती हैं। हॉबिन को याद आता है ये तो वही नंगा लोगन ग्रासी है जिसने उसे किडनैप करा था, लेकिन उस वक्त तो ये कोरियन में बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी कोच के साथ कोरियन में बात कर रहा है। कोच लोगन ग्रासी को कहता है, क्या आप सच में बोल रहे हो कि MMA रियल फाइटिंग से अलग होता है? आपको ये नहीं बोलना चाहिए। अगर आप जैसा इंसान कोई ऐसा बोलेगा तो हमारे जिम के लॉन्डो पे इसका काफी बुरा असर पड़ सकता है। ग्रासी फिर भी कहता है, मैं और कुछ नहीं बस सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें अब भी मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ओए रिंग वाले लौंडे, क्या तू हॉबिन से फाइट करने की सोच रहा है? हाँ, मैं फाइट करने की सोच रहा हूँ। तो फिर इस फाइट के रूल्स क्या हैं और तेरा हेड गियर कहाँ है? हाँ, मैं बस वो पहनने ही वाला था। अच्छा, तो बता, तू हॉबिन से फाइट करने की सोच रहा है या उसे जान से मारने की? ऑफ कोर्स मैं उससे फाइट करने की सोच रहा हूँ, मैं उसे जान से क्यों मारूंगा? ग्रासी हॉबिन के सर पे हाथ रख के कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब साफ है, ये एक रियल फाइट नहीं है। एक फाइट कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसमें तुम्हें किसी चीज की इजाजत लेनी पड़े। एक फाइट कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है। एक असली फाइट में अगर उसे कोई रोकता नहीं या फिर किसी वजह से वो रुकती नहीं तो उसमें किसी की जान भी जा सकती है। कुल मिला के बात यह है, तू हॉबिन से MMA मैच करना चाह रहा है, असली फाइट नहीं। अगर तुम लोगों को कोई एतराज न हो तो मैं इस बच्चे से कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। हाँ ठीक है सर। इसके बाद ग्रासी हॉबिन से अकेले में बात करते हुए कहता है, हेलो लिटिल बॉय, काफी टाइम बाद मिल रहा है। लेकिन उस वक्त तो आप कोरियन नहीं बोल पा रहे थे और अभी कैसे बोल पा रहे हो फिर? मैंने इसे दोबारा सीख लिया, मैंने पहले भी इसको सीखा था लेकिन मैं भूल गया। क्या आप? तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है तुम क्या ढूंढ रहे हो, मुझे ये पहले से ही पता है। मुझे लगता है तुम फाइटिंग टेक्निक सीरीज का फाइनल एपिसोड ढूंढ रहे हो। मैंने सही कहा ना? तुम ताकतवर बनना चाहते हो लेकिन तुम्हें फाइनल एपिसोड वाली वीडियो नहीं मिल रही है, इसलिए तुमने डिसाइड करा जिम आने का, क्योंकि यही उसके बाद सबसे बेस्ट चीज तुम्हें लगी। हॉबिन सीरियस होके कहता है, आखिर आप असल में हो कौन? एक तरीके से हॉबिन को डाउट हो रहा है कहीं यही वो मुर्गे वाला बंदा तो नहीं। इससे पहले कि लोगन ग्रासी कुछ कहता, इनके पीछे से वो बंदा आता है जो हॉबिन से फाइट करना चाह रहा था और कहता है, चाहे मैं कितना भी सोच लूं लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा है ये। बच्चे, वो क्या चीज है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपने कहा MMA असली फाइटिंग से अलग होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पहले स्ट्रीट फाइट्स किया करता था, बल्कि मैंने MMA करना इसलिए ही स्टार्ट करा। मुझे पता है एक MMA फाइटर और स्ट्रीट फाइटर की स्किल में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। मैं खुद पहले एक स्ट्रीट फाइटर रह चुका हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ एक स्ट्रीट फाइटर MMA वाले तक को हरा नहीं सकता। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ मुझे परवाह नहीं अगर हमारी फाइट में कोई रूल्स भी ना हो, अब बस मुझे इस लड़के से फाइट करने दो। ग्रासी हॉबिन के कंधे में हाथ रख के कहता है, तुम इस बारे में क्या बोलते हो लिटिल बॉय? क्या तुम्हें लगता है तुम एक MMA फाइटर से फाइट कर सकते हो? हॉबिन हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मैं भी यही जानना चाहता हूँ, और ऊपर से मुझे पता है सैम डैक कोई धोखेबाज नहीं है। इसके अगले सीन में दोनों फाइटर्स रिंग में उतर जाते हैं। कोच अनाउंस करता है ये फाइट बिना किसी रूल्स की है। लोगन ग्रासी ने खुद कहा है इस फाइट में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे, इसलिए फाइटर्स चाहे एक दूसरे को काटे, एक दूसरे की आंखें बाहर निकाल ले या कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों फाइटर्स एग्री कर चुके हैं चाहे कुछ भी हो वो दोनों पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करेंगे इस चीज में। जैसे ही फाइटिंग स्टार्ट होती है, हॉबिन एक काफ किक मारता है सामने वाले बंदे के। ये देख के ग्रासी एक स्माइल के साथ कहता है, वो एक डिसेंट काफ किक थी। इस तरीके की काफ किक्स मारने के लिए तुम्हें कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन एक MMA फाइटर को अच्छी तरीके से पता है इसे ब्लॉक कैसे करा जाता है। सामने वाले बंदे ने भी हॉबिन की काफ किक को ब्लॉक कर लिया है और कहता है, क्या एक काफ किक? तूने कहा था रियल फाइट MMA से अलग है, लेकिन तू खुद अभी MMA के मूव्स का इस्तेमाल कर रहा है। इतने में ही हॉबिन अपने दोनों हाथों से इसका सर पकड़ के उछल के इसके मुंह पे घुटना बजा देता है, लेकिन ये भी सामने वाले बंदे ने अपने हाथ से रोक लिया था और एक स्माइल के साथ कहता है, ये सब कुछ काम का नहीं। इसलिए हॉबिन इसके मुंह पे एक पंच बजा देता है, जिसे सामने वाला बंदा अपने माथे में खा के उसका असर बिल्कुल कम कर देता है और कहता है, ये वही टेक्निक है ना तेरी जिससे हिट खा के भी इंसान को दर्द नहीं होता। लेकिन इस तरीके की टेक्निक्स का हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। अगल बगल के लौंडे भी मजे लेते हुए बोलते हैं, भाई उसको इतना भी परेशान मत कर, तू तो उससे बिल्कुल मजे ही ले रहा है, और जल्दी से उस बच्चे हॉबिन का गेम खत्म कर दे, ऐसे मजे मत ले उससे। इसलिए हॉबिन के सामने वाला बंदा एक खतरनाक सा पंच बजा देता है हॉबिन के पेट के साइड में, जिससे हॉबिन मुंह से खून
थूक देता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। और दूसरा बंदा अपने मन में कहता है, अब बता रियल फाइट एमएमए से अलग होती है साले। और हॉबिन के एक खतरनाक सा मुक्का मारते हुए उसको कहता है, चल बेटे गुड नाइट का वक्त आ चुका है। लेकिन इसका मुक्का हॉबिन के पड़ता इससे पहले ही हॉबिन अपना सर इसके मुंह पे बजा देता है। जो लौंडे अब तक मजे ले रहे थे वो हंसना बंद करके अब हैरान हैं। सामने वाले की नाक टूट चुकी है और गालियां देता हुआ अपने मन में कहता है, इस साले ने मेरी नाक में अटैक करा और अब ये तेजी से मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। लेकिन ये मुझे कैसे पकड़ने की सोच रहा है? क्या ये मेरे ऊपर एक नी अटैक मारने की सोच रहा है? ये मुझे गर्दन के पीछे से पकड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी गर्दन बचानी होगी। लेकिन हॉबिन इसकी गर्दन पकड़ता ही नहीं है, बल्कि दोनों हाथों से बाल पकड़ लेता है इसके। और इस बार इसके मुंह पे पड़ता है हॉबिन का घुटना। हॉबिन ने बाल तो इसके अब भी नहीं छोड़े, इसकी हालत खराब हो चुकी है और दोबारा से इसके मुंह पे एक घुटना बजाते हुए कहता है, किसी के बाल पकड़ना एमएमए का मूव नहीं है। इससे पहले कि हॉबिन इसका मुंह फोड़ता, इनके बीच में ग्रासी आके इनको रोक देता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए इस फाइट को यहीं पे रोक दो। तुम्हारे एमएमए मूव्स काफी खतरनाक है और तुम्हारी टेक्निक्स काफी खतरनाक है, दोनों की रिस्पेक्ट है। कोच भी बोल देता है, चलो फाइट बंद करो। सुना ना तुमने लोगन ग्रासी ने क्या कहा? खैर फाइट तो बंद हो चुकी है, लेकिन जो लौंडा हारा है वो अभी बहाने मार रहा है कि मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था इसलिए हारा मैं। दूसरी तरफ ग्रासी हॉबिन को कहता है, तुम्हें फाइट करता देख मैं कुछ जानने की सोच रहा हूँ। और वो क्या चीज है? तुम्हें फाइटिंग टेक्निक सीरीज का फाइनल एपिसोड चाहिए है ना? मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। क्या एक कंडीशन? लेकिन क्या? मैं तुम्हें फाइनल एपिसोड दूंगा अगर तुम मेरे किसी चूज करे बंदे से फाइट करके उससे जीत जाते हो। वो जो फाइट होगी आखिरी बार की तरह, उसमें भी कोई रूल्स नहीं होंगे। अगर तुमने मेरे चूज करे बंदे को हरा दिया तो तुम्हें फाइनल एपिसोड मिल जाएगा। लेकिन मेरा अपोनेंट कौन है? वो मेरा स्टूडेंट होगा, मुनश्योंग किम। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि भला मैं एक दोस्त से फाइट कैसे कर सकता हूँ? मुनश्योंग और मैं एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं। इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं हॉबिन एक जगह पे बैठा हुआ है और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है लोगन ग्रासी ही सैमडेक है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो मुझे और ज्यादा चीजें सिखाएं। लेकिन वो मुझे आगे तभी कुछ भी सिखाएंगे अगर मैं मुनश्योंग को हराता हूँ। लेकिन आखिर मुझे मुनश्योंग से फाइट क्यों करनी पड़ रही है? बड़ी मुश्किल से तो वो मेरा दोस्त बना था। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात, अगर मुनश्योंग ने मेरे एक जम के बजा दिया तो मैं मर जाऊंगा। इतने में यहाँ पे बोमी आ जाती है एक स्माइल के साथ और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में हंसते खेलते यहाँ से निकल लेते हैं। बोमी कहती है, मुझे खुशी है हम दोनों एक दूसरे के लिए अब भी टाइम निकाल पाते हैं। हाँ, ये तभी हो पाता है जब तुम्हारे ट्यूशन क्लासेस खत्म हो जाती हैं। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बोमी? इतने में ही इन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं, इसलिए शर्म के मारे दोनों के पसीने छूट जाते हैं। हॉबिन कहता है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है इसलिए ऐसा हुआ। बोमी भी शर्माते हुए कहती है, हाँ आज कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक कोरा झूठ है, क्योंकि ये अगर हवा चल रही तो दोनों के पसीने क्यों छूट रहे हैं? पर बोमी अचानक से ही हॉबिन का हाथ बिल्कुल ठीक से ही पकड़ लेती है और उसको अपने साथ आगे की तरफ लेके जाने लगती है। हॉबिन अब भी शर्म के मारे कहता है, बोमी अब भी हम स्कूल में ही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोमी कहती है, अपना मुंह बंद करो, टाइम आ चुका है, अब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, हॉबिन अपनी औकात में आ जाता है और कहता है, बोमी मैं जानता हूँ ये कुछ थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो हॉबिन? वो बोमी मैं बोल रहा था, हमने हाथ पकड़ना तो स्टार्ट कर ही दिया है, कैसा रहेगा कमरे में चलते हैं हम। हॉबिन क्या तुम्हें मेरे हाथ से मरना है? अरे सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही थी, इस वीकेंड चलते हैं। ये दोनों इसी तरीके से हंसते खेलते रोड में जा रहे होते हैं, लेकिन एक अंधेरी गली से छुप के इनको कोई देख रहा है और वो है मुनश्योंग, जिसे ऑब्वियसली बोमी को हॉबिन के साथ इस तरीके से देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके अगले सीन में हम ग्योल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सैमडेक उसको चिल्ला के कहते हैं, यानी कि ग्योल को, आखिर तुम्हें आजकल हो क्या गया है? तुम आजकल इतने ज्यादा ड्रामे क्यों कर रही हो और तुम इस तरीके से क्यों खड़ी हो? लगता है तुम्हें प्यार का बुखार चढ़ चुका है। ये सब कुछ उस हरामजादे की वजह से है ना? वो साला जो भी है वो किसी काम का नहीं है। क्या नाम है उसका? हॉबिन या जो भी है। पप्स ऐसा मत कहो, आपको प्यार के बारे में क्या पता? अच्छा, मुझे प्यार के बारे में नहीं पता तो फिर तुम पैदा कैसे हुई? लेकिन जो भी हो, अगर वो हरामजादा मुझे कभी मिल गया, उस साले को मार मार के उसके अंदर से उसकी सारी जान बाहर निकाल दूंगा मैं। इतने में ही इनके घर की डोर बेल बजती है। सैमडेक बाहर आके देखते हैं और बाहर पे खड़ा होता है लोगन ग्रासी। सैमडेक लोगन को उसके नाम से बोलते हैं, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन इसके बाद हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे मुनश्योंग अपनी सीट में बैठ के कुछ ख्यालों में खो रखा है। इतने में ही हॉबिन उसके पास आता है, जिसके एक हाथ में पन्नी चढ़ी हुई है, क्योंकि उस हाथ से उसने बोमी से हाथ मिलाया था और उस हाथ में अब वो कुछ और चीज टच नहीं होने देना चाहता। मतलब देख रहे हो लौंडे प्यार में कितना ज्यादा पागल होते हैं। हॉबिन मुनश्योंग को कहता है, मुनश्योंग कल क्या तुम सही से सोए थे? क्यों? क्या तुमने ब्रेकफास्ट ठीक से करा था? हॉबिन अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। वो दरअसल बात यह है कि मेरी मुलाकात तुम्हारे कोच लोगन ग्रासी से हुई थी। हाँ मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया था। क्या सच में?
तब तो ये आसान होगा, हमें बस उन्हें थोड़ा सा झूठ बोलना है। मुनशोंग, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है तुम भी मुझसे फाइट नहीं करना चाहोगे। अगर तुम बस झूठ बोल के उनको ऐसा दिखा दो कि हमारी फाइट हो चुकी है तो काम बन जाएगा मेरा। मुनशोंग इसके हाथ में देखता है पन्नी चढ़ी हुई है और उसे पता है ये क्यों है, और जब तुम्हारी गोरी किसी और की होरी हुई तुम्हें दिखती है तो तुम पागल हो जाते हो। मुनशोंग भी अंदर से तो हो ही रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा है, इसलिए हॉबिन को कहता है तू मेरी चिंता मत कर, मैं तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। मुनशोंग, आजकल तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी? हॉबिन, मैं बोमी को पसंद करता हूँ। इसके बाद हम वापस से पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे सैम डैक के घर में लोगन ग्रासी आया था। लोगन ग्रासी को देख के ग्योल भी काफी ज्यादा खुश होकर बाहर आ जाती है। इनको देख के लगता है इनके कनेक्शंस एक दूसरे से काफी ज्यादा अच्छे हैं। सैम डैक लोगन से कहता है क्या तुम यहाँ पे ग्योल से मिलने आए हो? ग्रासी बताता है वो तो है ही, लेकिन कुछ और बात भी है। क्योंकि ग्रासी काफी ज्यादा अच्छी कोरियन बोल रहा है, इसलिए सैम डैक कहते हैं जब मैं तुमसे आखिरी बार मिला था तुम्हारी कोरियन तब से काफी अच्छी हो चुकी है। वैसे डिनर का वक्त भी हो चुका है, चलो अंदर चल के खाना खाते हैं। इसके बाद ये तीनों खाना खाने बैठते हैं और सैम डैक और अपना खाना देख के ग्रासी कहता है कि आप हमेशा यही खाना खाते हो? अब मुझे समझ आया आप इतने ज्यादा पतले क्यों होते जा रहे हो। सैम डैक चुपचाप से खाना खाते हुए कहते हैं तो बस अपने काम से काम रखा कर जब तक तुझे मुझे कुछ पैसे नहीं देने होते। लेकिन दूसरी तरफ ग्योल का खाना इन दोनों से काफी अलग होता है। ग्योल मीट के कुछ बढ़िया कुक्ड पीसेस खा रही होती है, जिसको देख के ग्रासी कहता है उसका खाना तो आपसे अलग है। सैम डैक कहते हैं उसको जरूरत है उस चीज की। ग्रासी कहता है एक टुकड़ा मुझे भी मिल जाता तो, लेकिन सैम डैक ये बोल के उसको टाल देते हैं। क्या कहा तूने? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो सब छोड़, तू ये बता तू यहाँ पे आया क्यों है? ये सुन के हॉबिन को याद करके ग्रासी कहता है वो मुझे कुछ पुराने दिन याद आ गए थे। इसके बाद हम हॉबिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो एक जगह पे पड़ा हुआ है और जब मुनशोंग और उसकी स्कूल में बात हुई थी तब से उसी बारे में सोचे जा रहा है। दरअसल मुनशोंग ने उस वक्त उसको कहा था हॉबिन मैं बोमी को पसंद करता हूँ। ये सुन के हॉबिन हैरान हो जाता है, बट मुनशोंग कहता है मैं तुमसे भी पहले से बोमी को पसंद करता हूँ। मैं तुमसे लंबे समय से उसको चाहता हूँ और मैं तुमसे ज्यादा उसको चाहता हूँ। मुनशोंग, आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ मैं अपने प्यार के लिए हार नहीं मानूंगा। जानता हूँ सुनने में ये थोड़ा बचकाना लग रहा है, लेकिन मैं तुझे अपनी ये फीलिंग बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुझे ये पता होनी चाहिए क्योंकि हम दोस्त हैं। ये कह के मुनशोंग यहाँ से जाने लगता है और हॉबिन उसको कहता है एक मिनट, तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? मुनशोंग इसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए हॉबिन कहता है हे मुनशोंग, तुम इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ऑब्वियसली वो फाइट करना चाहता है। इसलिए हॉबिन अगले सीन में घर में लेट के अपने मन में कहता है आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? तो ये बात है कि वो बोमी को पसंद करता है और वो मुझसे पहले से बोमी को पसंद करता है, तो इसलिए ही वो इतने दिनों से मुझसे काफी अजीब से बात कर रहा था, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन क्या इस सब का ये मतलब है जैसा लोगन ग्रासी ने कहा था मुझे मुनशोंग से फाइट करनी पड़ेगी? लेकिन क्या मैं मुनशोंग को हरा सकता हूँ? क्या मेरी टेक्निक्स उसके ऊपर काम करेंगी? लेकिन मुनशोंग एक बीस्ट है। मेरा असली प्लान तो यही था, मैं मुनशोंग से बोलूंगा भाई लोगन ग्रासी को झूठ बोल दे हमारी फाइट हो गई है, ताकि लोगन ग्रासी मुझे कोई नई चीजें सिखा सके। या मैं बस उन्हें ये बोल दूं कि मैं मुनशोंग से फाइट नहीं करना चाहता। या मुझे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि इसके कोई चांस नहीं कि मैं मुनशोंग को हरा पाऊंगा। लेकिन फिर जिन्हो ली का क्या होगा? हॉबिन को वो पल याद आता है जब शोंगजुन मर रहा था और उसने जिन्हो ली के खिलाफ हॉबिन को एक पेन ड्राइव दी थी। हॉबिन जानता है जिन्हो कितना बड़ा इविल है जिसने शोंगजुन तक को मरवाया है, और अगर वो ताकतवर ना बना तो वो जिन्हो को कॉल आउट नहीं कर पाएगा, उसका सच सबके सामने नहीं लेके आ पाएगा। हॉबिन का सर तो भी पूरी तरीके से घूम चुका होता है, उसे समझ नहीं आता आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ मुनशोंग भी अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान वो इतना एग्रेसिव है कि पंचिंग बैग में मुक्के मार मार के पंचिंग बैग ही फाड़ देता है, और ये इस बात का सिंबल भी है अगर इसकी फाइट हॉबिन के साथ होती है तो कहीं हॉबिन को भी ऐसे ही ना फाड़ दे। खैर इसके बाद अगले दिन हम हॉबिन के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे क्लास में हॉबिन स्नैपर को बताता है उसे एक सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए। स्नैपर कहता है क्या तुझे एक सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए? अबे साले नया ले लेना, तेरे पास तो काफी पैसा है, तू सच में बहुत ज्यादा कंजूस है। नहीं स्नैपर, मुझे सेकंड हैंड ही चाहिए। लैपटॉप मेरी मदर को चाहिए इसलिए उन्होंने कहा है उन्हें सेकंड हैंड चाहिए। अच्छा तेरी मॉम ने कहा है तो चलो ठीक है। तो देख अगर सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए तो मुझे कुछ एप्स के बारे में पता है, लेकिन सेकंड हैंड चीजों में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं तेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। हॉबिन कहता है अगर हमारे साथ स्कैम हो जाता है तो हम उस स्कैम के ऊपर वीडियो बना देंगे। स्नैपर कहता है अबे साले तेरे अंदर इतना दिमाग कब से आ गया? इतने में ही ग्योल यहाँ पे आ जाती है और कहती है मेरे पास है एक पुराना लैपटॉप। हॉबिन लोग ग्योल को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, इसलिए ग्योल पूछती है तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो? हॉबिन कहता है क्योंकि ये सेकंड ईयर की क्लास है और तुम यहाँ पे नहीं पढ़ती। लेकिन ये बताओ ग्योल, क्या तुम पे सच में पुराना लैपटॉप है? क्या तुम वो मुझे बेचना चाहोगी? मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, तुम मेरे दोस्त हो। क्या सच में? तो फिर मैं कल घर में आता हूँ तुम्हारे वो लेने। चलो कम से कम तुम्हें इतनी तो तमीज है
कि तुम्हें लैपटॉप चाहिए तो तुम्हें मेरे घर आना चाहिए, ओके। इसके बाद अगले दिन हम ग्योल के घर का सीन देखते हैं, जिसके बाहर पे एक गली में कुछ लौंडे सुट्टा मार रहे होते हैं। इनमें से एक वो भी है जिसकी जिम में हॉबिन के साथ फाइट हुई थी और वो हार गया। इसके साथ के लौंडे सुट्टा मारते हुए इसको बोल रहे होते हैं, आखिर तू कैसे हार गया, तू तो इतना ज्यादा ताकतवर बंदा है। ये लौंडा अब भी कहता है, मैं बस इसलिए हार गया था क्योंकि मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, पर अब तुम लोग अब ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा कुत्ता बना दूंगा यहाँ पे। क्योंकि ये सुट्टा लगभग ग्योल के घर के नीचे ही मार रहा है, इसलिए ग्योल खिड़की से बाहर चिल्ला के इनको कहती है, अबे ओए पागलो, कहीं और जाके सुट्टा मारो। ये कह के ग्योल मुंडी अंदर लेके चुपचाप से बैठ जाती है और बाहर से लौंडो की आवाज आ रही होती है, आखिर वो कौन थी? तू जो भी थी, तेरी तो आवाज मैं याद रखूंगा, तेरा भी किस दिन कुत्ता बनेगा। ग्योल खुद से कहती है, बॉस यहाँ आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती यहाँ पे लोग सुट्टा मारे। आज से पहले कभी भी कोई लड़का मेरे घर नहीं आया। ग्योल अपने गालों में थप्पड़ मारती है और खुद को एहसास दिलाती है कि तेरे घर में सच में एक लड़का आ रहा है। इसे जल्दी जल्दी वो कमरे की सफाई करने लगती है, ब्रश करने लगती है दांतों में, और ऐसा मेकअप भी करती है जिससे ऐसा लगे कि उसने मेकअप नहीं करा है। मतलब लड़कियों की क्या ही चोचलेबाजी होती है, मेकअप भी ऐसा वाला करना है जिससे लगे कि मेकअप नहीं करा। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में एक आध लड़कियां ऐसी मिल जाएंगी जो बोलेंगी, वो ना मुझे मेकअप करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं मतलब नेचुरल रहना चाहती हूँ। इसके बाद ग्योल पूरे कमरे में एयर फ्रेशनर छिड़कती है। ये सारा काम पूरा होने के बाद कमरे की घंटी बजती है। हॉबिन यहाँ पहुँच चुका है। आते ही साथ हॉबिन कहता है, वो तो तुम्हारा घर ऐसा दिखता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर तुम अंदर नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें बुलाती क्यों? वैसे तुम्हारे कमरे की स्मेल काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। हाँ, आखिरकार ये एक लड़की का कमरा है। या तुमने यहाँ पे कुछ स्प्रे करा था? मुझे लगता है ये जो स्मेल है मैंने पहले कहीं मतलब स्मेल करा है इसको, इससे ऐसा लगता है जैसे कोई मरने वाला है। ग्योल खुद से कहती है, आखिर ये क्या बोल रहा है, स्मेल तो अच्छी आनी चाहिए थी, मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है कि कोई मरने वाला है, ऐसी स्मेल है। अचानक से ग्योल देखती है उसके हाथ में जो स्प्रे है वो कोई एयर फ्रेशनर नहीं बल्कि बग स्प्रे है, और उसने यही बग स्प्रे कमरे में बिल्कुल भर भर के छिड़का है। इसलिए फटाक से उसे डस्टबिन में डाल के कहती है, अरे वो जैस्मिन की स्मेल है, ऐसी स्मेल तुम्हें लड़कियों के कमरे में आएगी कभी ना कभी। लेकिन हॉबिन को कमरे में एक मरा हुआ कीड़ा भी मिल चुका है अब तक तो। इन दोनों की इसी तरीके की बातें चल रही होती हैं। इतने में ही हॉबिन को वो लैपटॉप दिखता है जो ग्योल उसको देने वाली है। इसलिए वो उससे पूछता है, इसके अंदर का जो भी डाटा है क्या तुमने उसका बैकअप ले लिया है मुझे देने से पहले? मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, मैंने तो इस लैपटॉप को खो ही दिया था, मुझे कुछ ही टाइम पहले ये दोबारा वापस मिला, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा होगा जिसका मुझे बैकअप रखना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बार चेक तो कर लो, क्या पता कुछ हो। इसके बाद दोनों साथ में चेक करते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं और ग्योल थोड़ा नर्वस फील कर रही है। एक तरीके का रोमांटिक सीन है ये, लेकिन हॉबिन को इस बात की कोई खबर नहीं कि दूसरी वाली रोमांटिक फील कर रही है। हॉबिन ग्योल से पूछता है, ये लैपटॉप काफी ज्यादा पुराना है, तुम इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करती थी? ग्योल बताती है वो इसमें एडिटिंग की प्रैक्टिस करती थी, और हॉबिन को अब पता चलता है कि वो पहले से ही इतनी ज्यादा अच्छी क्यों है एडिटिंग में। यार ऐसे ही लैपटॉप के अंदर का माल पानी चेक करते हुए इन्हें 3 वीडियोस दिखती हैं। ग्योल तो वैसे भी शर्मा ही रही है यहाँ पे बैठे बैठे, इसलिए हॉबिन को लगता है आखिर इन वीडियो में ऐसा क्या है जो ये अपना मतलब चेहरा भी नहीं दिखा रही मुझे। हॉबिन को लगता है कुछ तो बात है, चलो देखते हैं, ना जाने क्या निकल जाए। और जैसे ही वो पहली वीडियो ओपन करता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में शैडो में एक बंदा खड़ा है जो कि सैम डैक जैसा ही लग रहा है, और उसी फाइनल वीडियो की बात कर रहा है जिसको हॉबिन ढूंढ रहा है। वीडियो वाला बंदा कहता है, इस वीडियो में जो फाइटिंग टेक्निक्स है वो हाईली एडवांस स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें बताया जाएगा आप कभी किसी से कैसे नहीं हारें। ये वीडियो देख के हॉबिन और ग्योल दोनों हैरान होते हैं, लेकिन वीडियो वाला बंदा अब भी कहता है, इस वीडियो में जो फाइटिंग टेक्निक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। हॉबिन समझ चुका है ये तो वही वीडियो है जो वो इतने समय से ढूंढ रहा है और लोगन ग्रासी से मांग रहा है। इसलिए ग्योल के कंधे पकड़ के बहुत ही हैरान होकर उसको कहता है, ग्योल आखिर ये हाईली एडवांस स्टूडेंट्स वाला एपिसोड तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इस एपिसोड को तो मैं काफी समय से ढूंढ रहा हूँ, ये फाइटिंग टेक्निक सीरीज तुम्हारे पास क्यों है? ग्योल क्या तुम सैम डैक को जानती हो? मेरा मतलब तुम्हारे पास अगर ये वीडियो है तो तुम उनको पक्का जानती होंगी। हॉबिन इन सारी चीजों के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि ग्योल के ऊपर आ चुका होता है। इसलिए ग्योल शर्माते हुए कहती है, बॉस अभी हम दोनों बहुत ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में हैं, आप काफी ज्यादा आगे आ गए हो। हॉबिन को जैसे ही एहसास होता है वो एक्साइटमेंट में ग्योल के ऊपर आ चुका है। इतने में यहाँ पे ग्योल के फादर सैम डैक आ जाते हैं और ये देख के कहते हैं, अगर उसने और ज्यादा आगे आने की कोशिश करी तो मेरे नाती पोते इस दुनिया में आ जाएंगे। हेलो सर, क्या आप ग्योल के डैड हो? हाँ मैं ही हूँ। हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। क्या आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनेंगे, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ। लेकिन सैम डैक एक डंडा उठा के हॉबिन के ऊपर घुमा देता है और कहता है, हाँ मैं तेरी बात सुनूंगा लेकिन नर्क में। हॉबिन जैसे तैसे गिरता पड़ता बचता हुआ यहाँ से भागता है। इसके बाद सैम डैक ग्योल की क्लास लेते हैं। शायद सजा के तौर पे वो ग्योल को टकली करने की सोच रहे हैं, लेकिन ग्योल कहती है, डैड आप जैसा उस लड़के के बारे में सोच रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन सैम डैक चिल्ला के कहता है, बेवकूफ लड़की, तेरे सर से अब भी प्यार का भूत उतरा नहीं है। नहीं डैड, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो किसी और को पसंद करता है। काश जैसा आप उसके और मेरे बारे में सोच रहे हो वो सच होता। तो वही वो लड़का है
जिसकी वजह से तुम इतना परेशान रहती हो आजकल। इसका मतलब तुम एक लड़के का दिल तक नहीं जीत पाई। अब जाके मेरे लिए नया बग स्प्रे लेके आओ जो तुमने खत्म कर दिया है। इसके अगले दिन हम हॉबिन की कंपनी का सीन देखते हैं। ग्याल आज यहाँ पे काफी जल्दी आ चुकी है और हॉबिन खाना बना रहा है यहाँ पे काफी बढ़िया सा, और ग्याल को कहता है क्या तुम मेरे साथ खाओगी। दरअसल हॉबिन ये बढ़िया खाना जानबूझ के ग्याल के लिए बना रहा था ताकि ग्याल उसे वो फाइनल वीडियो दे दे जो उसके लैपटॉप में थी। ग्याल काफी खुश होती है कि हॉबिन ने उसके लिए इतना कुछ बनाया है। हॉबिन भी ग्याल से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है और खुद भी उसके सामने बैठ के कहता है, वैसे ग्याल तुम फाइटिंग टेक्निक सीरीज के फाइनल एपिसोड के बारे में जानती हो? याद है जो कल मैंने तुम्हारे लैपटॉप में देखी थी? वो दरअसल बात यह है कि क्या वो तुम मुझे दे सकती हो? लेकिन ग्याल साफ मना कर देती है। और ग्याल ने ऐसा क्यों करा ये जानने के लिए हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे लोगन ग्रासी छोटी सी ग्याल को वो वीडियोस दे रहा था और कहता है, मैंने इसे रिकॉर्ड करने में काफी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि मैं इसको अपलोड ना करूं। ऑब्वियसली ये दोनों अभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं क्योंकि लोगन को कोरियन इतनी अच्छे से नहीं आती थी। ग्याल कहती है, लेकिन क्यों लोगन, तुम इसे अपलोड क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया है। इस वीडियो में जो टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए इस फाइनल एपिसोड को पब्लिक के लिए अपलोड नहीं किया जा सकता। मुझसे वादा करो ग्याल, जो मैं फाइनल एपिसोड तुम्हें दे रहा हूँ तुम ये किसी को नहीं दोगी। तुम ये मुझसे वादा करती हो, है ना? ठीक है, मैं समझ गई, मैं वादा करती हूँ। इसके बाद लोगन छोटी सी ग्याल को अपने कंधे में बैठा के यहाँ से लेके जाता है और प्रेजेंट मोमेंट में इन्हीं बातों को याद करते हुए ग्याल हॉबिन को कहती है, मुझे माफ करना, मैं वो किसी को नहीं दिखा सकती, तुम्हें भी नहीं। लेकिन ग्याल कम से कम तुम मुझे तो दिखा ही सकती हो ना, इससे क्या ही हो जाएगा? मुझे सच में वो वीडियो देखने की जरूरत है। दरअसल वो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे माफ कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें वो क्यों चाहिए, लेकिन फाइनल एपिसोड में किसी को भी नहीं दे सकती। अरे कोई बात नहीं ग्याल, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। चलो छोड़ो, अब खाना खाते हैं दोनों। इसके बाद रात को हम बोमी के घर का बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मुनशोंग आज भी उससे मिलने आया होता है और बोमी उसको कहती है, मुनशोंग तुम कल भी यहाँ आए थे और आज भी यहाँ आए हो मुझसे मिलने, क्या तुम कभी जिम नहीं जाते? या फिर मैं इतनी ज्यादा क्यूट हूँ कि तुम यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाते? सच में तुम सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हो। बोमी एक तरीके का मजाक कर रही होती है, लेकिन मुनशोंग कहता है, तुमने सही कहा, मुझे लगता है तुम क्यूट हो, इसलिए मैं कल भी यहाँ पे तुमसे मिलने आना चाहता हूँ। बोमी इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है, बाहर ठंड हो रही है इसलिए मैं जा रही हूँ, और तू भी अपने जिम में काफी मेहनत करा कर। बोमी यहाँ से जा चुकी है, लेकिन बैठे बैठे मुनशोंग को अब भी याद आ रहा है जो हॉबिन और वो हाथों में हाथ डाल के चल रहे थे। इसलिए मुनशोंग उदास होकर अपने मन में कहता है, क्या चीजें हमेशा से ऐसी थी? क्या मैं हमेशा से ऐसा था? क्या मैं हमेशा से इतना बेकार था? ऑब्वियसली भाई सैड फील कर रहा होता है कि बोमी ने उस जैसे हैंडसम लॉन्डे को छोड़ के हॉबिन को चुन लिया। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉबिन होंग मांगी के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें मांगी का मुक्का तो हॉबिन के मुंह पे पड़ चुका है, लेकिन हॉबिन की हाइट कम होने की वजह से उसका हाथ मांगी तक पहुंच ही नहीं रहा है। इसलिए मांगी हॉबिन को बताता है फाइट में वेट क्लास काफी ज्यादा मायने रखती है, और अगर तुम वेट क्लास से ऊपर उठ भी गए तो भी तुम एक MMA फाइटर को नहीं हरा पाओगे। मांगी को याद आता है उसकी फाइट भी एक बार मुनशोंग के साथ हुई थी और मुनशोंग काफी खतरनाक फाइटर है, इसलिए वो हॉबिन को कहता है, हॉबिन मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन कहूंगा ये मत करो, उससे फाइट मत करो, क्योंकि अगर उस फाइट में कोई नियम नहीं हुए तो तुम मर भी सकते हो। लेकिन टेहुन कहता है, उसे लड़ने दो, जब तक तुम कोशिश नहीं करते तब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम किस काबिल हो। क्योंकि टेहुन खुद मुनशोंग से हारा है, इसलिए वो हॉबिन को कहता है, लेकिन उससे लड़ने से पहले एक बात हॉबिन दिमाग में बैठा लियो कि ऐसा भी हो सकता है वो तेरा इतना गंदा कुत्ता बनाए कि तू आगे से वीडियोस ही ना बना सके, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। इसलिए हॉबिन अपने ऑफिस के कोने में अपना सर पकड़ के बोल रहा होता है खुद से, शिट, मेरे पास तो वो फाइनल एपिसोड भी नहीं है। क्या मुनशोंग को उसके बिना हराना मेरे लिए नामुमकिन है? लेकिन मुझे उसे हराना होगा अगर मुझे वो चाहिए। आखिर अब मैं क्या करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। याल पीछे से छुप के हॉबिन को देख रही होती है और थोड़ा सैड फील कर रही है। इसके अगले सीन में हॉबिन अपने घर में मुंह के बल पड़ा होता है और अपने मन में कहता है, मुनशोंग और मेरी फाइट में सिर्फ 1 महीना बाकी है, क्या मैं सच में उस जानवर को हरा पाऊंगा? मुझे कहा गया है अगर फाइट में कोई रूल नहीं होंगे तो मैं मारा भी जा सकता हूँ। मैंने अब तक जितनी भी फाइट लड़ी है ये फाइट उनसे अलग होने वाली है, लेकिन लोगन ग्रासी, आखिर वो इंसान मुझे मुनशोंग से क्यों लड़वाना चाहता है? क्या मैं बस हार मान जाऊं? इतने में ही हॉबिन के फोन में कुछ नोटिफिकेशन आता है जिसको देख के वो हैरान हो जाता है, और इसके बाद हम सीधा देखते हैं 1 महीने बाद का सीन, जहाँ पे लोगन ग्रासी और मुनशोंग उस अड्डे में पहुंच चुके हैं जहाँ पे उनकी फाइट होनी है। ग्रासी मुनशोंग को कहता है, तो फाइनली वो दिन आ चुका है, आज तुम अपने दोस्त से लड़ने वाले हो। मुझे लगता है मुझे पैसा लगाना चाहिए था तुम्हारे ऊपर कुछ। क्या आप ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि फाइटिंग एक बहुत ज्यादा सम्मानजनक चीज है। क्या ये एक सम्मानजनक चीज है?
इसका मतलब पास्ट में जो आपने करा वो भी काफी ज्यादा सम्मानजनक था। हमें लोगन के पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जब वो काफी ज्यादा लड़ा करता था पागलों की तरह। इसलिए लोगन मुनचोंग को कहता है, तुम उस पास्ट को बीच में नहीं लेके आ सकते। एक असली फाइट सच में काफी ज्यादा सुंदर होती है, बस तुम समझ नहीं पाते। इतने में ही मांगी और टेहुन भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिनको देख के ग्रासी कहता है, लगता है कुछ फैंस भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वैसे भी बिना ऑडियंस के फाइट अच्छी नहीं लगती। तुम सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और टेहुन जैसे ही मुनचोंग के बगल से निकलता है तो मुनचोंग को कहता है, अगर हॉबिन को कुछ हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में स्नैपर भी साइकिल भगाता हुआ यहाँ पे आ जाता है, जिसमें पीछे हॉबिन बैठा है। एक तो हॉबिन पहले से ही डरा है, स्नैपर उसे और ज्यादा डराते हुए कहता है, ओए हॉबिन, क्या तो सीरियसली मुनचोंग से फाइट करने वाला है? लेकिन जरा देख तो आज वो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा है। हॉबिन साइकिल से उतर के कहता है, ट्राई करना होगा, मैं यहाँ पे ट्राई करने आया हूँ। दोनों लॉन्डे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और ग्रासी कहता है, फाइटर्स चलो पोजीशन में आ जाओ। लेकिन इसके बाद हम दोबारा से 1 महीने पहले का सीन देखते हैं, जिस वक्त हॉबिन के फोन में एक नोटिफिकेशन आया था। दरअसल वो नोटिफिकेशन था फाइनल एपिसोड के आने का। ग्योल ने हॉबिन को वो भेज दिया था, इसलिए अपने घर में लेट के ग्योल खुद से कहती है, सॉरी लोगन, मैंने वादा करा था मैं उसे किसी को सेंड नहीं करूंगी, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। बॉस, मुझे नहीं पता आप किससे फाइट कर रहे हो, लेकिन वो सेंड करने का मेरा बस एक ही रीजन था, मैं चाहती हूँ आप जिससे भी फाइट कर रहे हो आप हारो ना। इसके बाद ग्रासी दोनों फाइटर्स को कहता है, ये कोई MMA फाइट नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक असली पवित्र फाइट है। इसके कोई नियम नहीं और ऑफ कोर्स इसका कोई रेफरी भी नहीं। तो चलो मुझे दिखाओ एक असली फाइट क्या होती है। मुझे असली फाइट की सुंदरता देखनी है। वक्त आ चुका है एक दूसरे को फोड़ डालने का। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। और शायद आपको पता होगा मेरे चैनल्स पे कुछ कॉपीराइट की दिक्कत चल रही है, कोई जानबूझ के रिपोर्ट मार रहा था उन्हें, इसलिए मेरा ध्यान अभी काफी सारी अलग अलग जगहों में है, क्योंकि कुछ सैक्रिफाइस भी करने पड़े हैं मुझे, जो बहुत बड़े सैक्रिफाइस हैं। इसलिए क्या पता इस चैनल पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उन्हें आने में थोड़ा थोड़ा वक्त लगे पहले से ज्यादा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो समझ जाना मैं बस थोड़ा सा बिजी हूँ और कुछ नहीं। हालांकि मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा मेरी ऑडियंस ही रहेगी। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो।